स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के बारे में बात की थी, ठीक है। तो आज हमें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के बारे में थोड़ा सा एक बार मैं फिर से चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ यार। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है क्या और एग्जैक्टली कैसे डिस्कस करते हैं इसे। तो जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है यार, लिखा है मैंने प्रीवियस टाइम पे कि इट इज़ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। अभी पॉइंट है कि ये एंगल चेंज क्यों होगा, मतलब ऐसा फिक्स क्यों नहीं है। सपोज ये अर्थ है, ये ज्योमेट्रिकल मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये एंगल एवरेज नियरली 17.5 डिग्री एक एवरेज होता है। तो ये जो एंगल है ये फिक्स क्यों नहीं है। रीज़न मैंने बताया था कि यार ये जो ज्योमेट्रिकल मेरिडियन है ये तो बदलती रहेगी ना। मतलब जो पर्सन यहाँ पर होगा इस सरफेस पे होगा, मतलब अगर मैं इसको ऐसे जूम करके फ्लैट बनाऊं तो वो तो नॉर्थ ऐसे देखेगा ना वो तो देखेगा कि नॉर्थ इस तरीके का है, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे नॉर्थ इस तरफ दिखेगा और मैग्नेटिक मेरिडियन इस तरफ है, तो ये एंगल होगा ना एक्चुअली। सो बेसिकली ये जो नॉर्थ है, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ जो है वो बार बार पोजीशन डिपेंडेंट होगा, वो बार बार चेंज होने वाला है। यहाँ पर ऐसा होगा कुछ तो इनके बीच का एंगल बदल जाएगा ना। अच्छा, कहाँ पर एकदम ये जो एन है एकदम फ्लैट कहाँ पर आता है? हॉरिजॉन्टल। हाँ, इस लाइन पे। इस लाइन को क्या बोलते हैं, ये वाली लोकेशन, ये मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर। सो मैग्नेटिक इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड एकदम हॉरिजॉन्टल होगी और जब हम नॉर्थ भी देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा। तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जीरो डेक्लिनेशन होगा। तो डेक्लिनेशन हम इस तरीके से पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है वो बार बार बदल रहा है जबकि मैग्नेटिक मेरिडियन तो फिक्स है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उन दोनों के बीच का एंगल होता है ये डेक्लिनेशन। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं इसको रेड कलर से मार्क करके लिख देता हूँ यार, कि जो डेक्लिनेशन डिफाइन होता है सपोज लिखा हुआ है 20 डिग्री वेस्ट डेक्लिनेशन मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है कोई बताओ। 20 डिग्री डेक्लिनेशन का मीनिंग क्या है? कभी कभी आप एग्जैक्ट वर्ड सुनोगे, जो मैं सिर्फ डेक्लिनेशन लिखता हूँ, एक्चुअली ये क्या है, एक मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है तो ये समझो डेक्लिनेशन मींस मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। इसका मतलब क्या होता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मतलब क्या है, मतलब ये है, डेक्लिनेशन को ही मैं लिख देता हूँ यार। डेक्लिनेशन का जो मीनिंग है वो होता है मतलब मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। कभी भी सिर्फ डेक्लिनेशन लिखा हुआ है मतलब है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन मींस मैग्नेटिक मेरिडियन इज मेरिडियन और I'll say magnetic north is west side of true north। समझ आया क्या? इसका मतलब ये होता है। सो पॉइंट ये है कि सपोज ये अर्थ है और किसी प्लेस पर ऐसी सिचुएशन आ गई है क्या कि जो है डेक्लिनेशन वेस्ट है। सो ट्रू नॉर्थ कहाँ है? ये ट्रू नॉर्थ है। ये क्या है? ट्रू नॉर्थ। और डेक्लिनेशन का मीनिंग समझ आया कि ये प्लेस है। अच्छा, ये अर्थ नहीं है, ये क्या, ये एक प्लेस है। तो रेक्टेंगल बना देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये अर्थ है, ये एक प्लेस है, ठीक है। और इस प्लेस में क्या है कि नॉर्थ ऊपर अगर पॉइंट कर रहा है, ये एक प्लेस है। तो 20 डिग्री वेस्ट डेक्लिनेशन का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो किस तरफ है? वेस्ट की तरफ है 20 डिग्री। समझ आया क्या? हाँ। तो हाँ, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ। अच्छा, तो पर्पस क्या है ये देने का? पर्पस क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। इसे समझाने का पर्पस मेरा क्या है कि जो नीडल होती है, जो मैग्नेटिक नीडल होती है, कंपास होता है, वो हमेशा किस तरफ पॉइंट करता है? मैग्नेटिक या सो नॉर्थ। नीडल ऑफ कंपास
always points towards magnetic north. तो मुझे लगता है अभी समझ आ गया सबको कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है और क्या समझना है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। डिक्लिनेशन का मीनिंग ये है कि मैग्नेटिक वाली किस तरफ डिक्लाइन है। क्योंकि सोचो अगर आपने ऐसा कर दिया कि ये मैग्नेटिक है सर और ट्रू वाला इधर है 20 डिग्री वेस्ट, गलत हो जाएगा ना ये। हाँ समझ आया? रेफरेंस किसको लेना है? ट्रू नॉर्थ को। तो यहाँ पर चाहिए तो मैं ये भी ऐड कर दूं कि हमेशा रेफरेंस क्या लेते हैं? ट्रू नॉर्थ। तो एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग ट्राई करें, देखें डिक्लिनेशन समझ में आया प्रॉपरली कि नहीं। आंसर करने की जरूरत नहीं, मैं पूछ लूंगा कुछ स्टूडेंट से, बेटर रहेगा। ओके, तो यार ये डिस्कस कर लेते हैं, ये बेटर रहेगा। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। आशुतोष हाँ सर। चले, तो एक्सप्लेन करना शुरू करना है आपको। ये बताओ कि सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे यार? हमें जो डिक्लिनेशन दिया है वो 20 डिग्री वेस्ट है, तो किसके रेस्पेक्ट में होता है वो? नॉर्मल ट्रू नॉर्थ के रेस्पेक्ट में। ट्रू नॉर्थ के रेस्पेक्ट पे दिया है, तो मतलब लेट्स से मैंने ये बना दिया ट्रू नॉर्थ। अब बताओ ये 30 डिग्री एनी का मतलब क्या है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हाँ, मतलब 30 डिग्री यहाँ से लेंगे, नहीं ईस्ट से लेंगे। ईस्ट से लेंगे। ओके गुड। सो ईस्ट में से हमें लेना है, मतलब ये हो गया हमारा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। डन यार। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या कि ये जो जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखो ये किसके रेफरेंस में जा रहा है? ट्रू नॉर्थ के। कंपास के रेफरेंस में जा रहा है। मतलब कि क्या ये नॉर्थ रियल नॉर्थ है? नहीं। नहीं, ये क्या नॉर्थ है? मैग्नेटिक नॉर्थ है। मैंने कैसे पता कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ है? बिकॉज दिस इज विद रिस्पेक्ट टू कंपास। यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. सबको समझ आया? ये है। अब बताओ ये कि डिक्लिनेशन 15 डिग्री वेस्ट है, इसका मतलब ये है, आप समझिएगा 15 डिग्री वेस्ट का मतलब क्या होगा कि अगर ये ट्रू नॉर्थ है, ये है ट्रू नॉर्थ, तो बताओ मैग्नेटिक नॉर्थ किस तरफ होगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट Left साइड पे। सो इसका मतलब ये हुआ कि यार मैग्नेटिक नॉर्थ किस तरफ है? लेफ्ट साइड पे। ये है मैग्नेटिक नॉर्थ 15 डिग्री। इसका मतलब जरा इस फिगर में मुझे फील करके बताएं कि ट्रू नॉर्थ किस तरफ होगा? लेफ्ट होगा या राइट होगा? राइट Right. साइड। side. राइट साइड पे। समझ आया? इस रेफरेंस से हम देख के बता सकते हैं कि ट्रू नॉर्थ हमारा किस तरफ है? राइट साइड पे है। तो ये हो जाएगा ट्रू नॉर्थ का प्लेन। कोई डाउट इसमें? नहीं। किसी को कोई डाउट? ये हो गया ट्रू नॉर्थ। थोड़ा ज्यादा हो गया एंगल। ओके, समझ आया सबको? ये हमारा क्या है? ट्रू नॉर्थ है। तभी तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ट्रू नॉर्थ के रेस्पेक्ट में ये किस तरफ है? ये पीछे की तरफ है, 15 डिग्री वेस्ट की तरफ है। ट्रू नॉर्थ के लिए ये वेस्ट की तरफ जा रहा है।
मैग्नेटिक नॉर्थ कितना 15 डिग्री। तो यार इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? नहीं। नहीं ओके, सर। अब बताओ कि ये रियल में कहाँ जा रहा है, इसका मतलब रियल में ट्रू नॉर्थ के रेस्पेक्ट में कहाँ है ये? तो ट्रू 45 नॉर्थ के डिग्री। रेस्पेक्ट में, या वेरी गुड, तो ये भी 15 डिग्री है। सो बेसिकली ये कहाँ पर है, 45 डिग्री पर है रियल। सो विद रेस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ क्या हो जाएगा, ये हमें चाहिए था। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, 30 + 15। ये पूरा कॉमन सेंस है, ऐसे रट मत लेना कि हर बार 30 + 15 किया है। इट इज 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट विद रेस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ। समझ आया यार, किसी को कोई डाउट? तो सबसे पहले अपन ने मैग्नेटिक बना के चेक किया, और ये जरूर बनाना है, ये यार की है, अगर ये नहीं बनाया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मुझे लगता है डिक्लिनेशन क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। डन। अच्छा एक और एग्जांपल दे देते हैं। ओके, तो डिक्लिनेशन हमेशा याद रखें, इसी तरीके से बताया जाता है कि सपोज 5 डिग्री ईस्ट और 5 डिग्री वेस्ट, हमेशा डिक्लिनेशन इसी तरीके से बताया जाता है। तो इस बार चूज कर लेते हैं यार स्टेप्स, हमें कौन एक्सप्लेन करेगा? अनीश, अनीश माइक सही है आपका? अनीश वॉइस नहीं आ रहा आपका, आप बोल रहे हो ये हमें दिख रहा है, बट आपका वॉइस नहीं आ रहा। ओके कोई बात नहीं, आदित्य से पूछते हैं, आदित्य पटेल, आदित्य पटेल आंसर करें। ओके, कोई और खुद से कोई आंसर करना चाहता है? So 10 degree west. 10 डिग्री वेस्ट, सर 10 डिग्री ईस्ट। 10 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री वेस्ट, बहुत अच्छी बात है, दो ही आंसर हो सकते हैं, मतलब दोनों में से एक करेक्ट है, कोई बात नहीं। चले हम देख लेते हैं 10 डिग्री ईस्ट करेक्ट है या 10 डिग्री वेस्ट करेक्ट है। रीड करते हैं यार, क्वेश्चन रीड करने का ट्राई करते हैं। हमें पता है कि 10 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ जा रहा है, मतलब रियल में अगर मैं इसको ट्रू नॉर्थ बोल दूं, अब देखना दोनों क्वेश्चन में गिवन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है, उसमें मैग्नेटिक गिवन था तो मैंने मैग्नेटिक ड्रॉ किया था, अभी इसमें ट्रू दिया है तो मैं ट्रू नॉर्थ ड्रॉ करूंगा। ये हो गया ट्रू नॉर्थ। वो जा कहाँ रहा है, वो जा रहा है 10 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ऐसे 10 डिग्री जा रहा है, ठीक है, वो जा रहा है 10 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ये। अच्छा, लेकिन वो कंपास देख के जा रहा है इस तरफ, ये किसकी डायरेक्शन है, 10 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ कंपास, बट उसे रियल में कहाँ जाना है, साउथ जाना है, रियल में उसे
साउथ जाना है, मतलब ये मैग्नेटिक के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं हम। सो अगर मैं बात करूं कि मैग्नेटिक के रेस्पेक्ट में ये है, सो यहाँ पर भी हम मैग्नेटिक नॉर्थ ही बोलेंगे। मैग्नेटिक नॉर्थ के रेस्पेक्ट में वो कहाँ जा रहा है, 10 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये क्या है, विद रेस्पेक्ट टू कंपास, कंपास से देखा, लेकिन वो रियल में कहाँ पहुंच रहा है, साउथ में, एग्जैक्ट साउथ में। इसका मतलब ये एग्जैक्ट क्या है हमारा, साउथ है भाई, तभी तो वो एग्जैक्ट साउथ जा रहा है। मतलब ये क्या है हमारा, ट्रू नॉर्थ है। डन। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। समझ आया क्या है हाँ। कि शिप जो है 10 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ मूव कर रहा है, ये कंपास से देख के, किस लिए, टू रीच अ लोकेशन एग्जैक्ट साउथवर्ड। मतलब रियल में वो कहाँ जा रहा है, एग्जैक्ट साउथ में। समझ आया? अच्छा, तो बेटा डिक्लिनेशन अब यहाँ पर क्या होगा, 10 डिग्री वेस्ट होगा क्या, नहीं, ईस्ट होगा। ईस्ट, ईस्ट। क्योंकि रेफरेंस क्या है, नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ को रेफरेंस माना जाता है। तो इसका मतलब ये जो है वो किधर है, ईस्ट की तरफ है 10 डिग्री। ठीक है, सो ये याद रखेंगे। अब मैं डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। डिक्लिनेशन जो होगा हमारा फाई होगा, वो क्या होगा, 10 डिग्री ईस्ट। किसी को डाउट कुछ? नहीं सर। नहीं सर। ओके गुड। तो डिक्लिनेशन मुझे लगता है क्लियर है, पक्का? चले, तो ये हुआ डिक्लिनेशन के बारे में बात। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, अभी कंफ्यूज नहीं होना, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हमने अभी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कंफ्यूज मत होना, वो डिक्लिनेशन था, ये इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन को आप जानते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को डिप एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, थीटा से। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन में भी बुक टू बुक डिफरेंट हो सकता है, तो सर टेंशन मत लेना सर, आपने इसको फाई किया उसको थीटा किया, आप एक रिप्रेजेंटेशन लेके चले जो मैं आपको सिखा रहा हूँ और आप वही फॉलो करें। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और इसे क्या बोलते हैं, डिप एंगल भी बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अभी समझे ये एग्जैक्टली है क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है क्या, उसको समझने का हम ट्राई करते हैं। देखो, सोचो, समझिएगा, फील करें आप सब। सपोज आपने एक मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर होल्ड की है, एक थ्रेड से आपने मैग्नेटिक नीडल बना दी है, ये है लेट्स से मैग्नेटिक नीडल। डन। और इसमें दो पार्ट कर देते हैं, लेट्स से ये वाला पार्ट है नॉर्थ, तो ये है नॉर्थ और ये है साउथ। अभी समझो ये अर्थ सरफेस पे हैंग कर रही है, मतलब ये अर्थ सरफेस है कुछ इस तरीके से यहाँ पर, और ये कुछ इस कंट्री पे है, यहाँ की किसी कंट्री में है ये। समझ आया? तो इसका मतलब ये होगा कि देखो, अगर ये एग्जैक्ट पोल्स पे होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही होगी, अगर इक्वेटर पर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट फील होगी। मतलब ये अर्थ है, अगर, अभी देखो सब समझिएगा, अगर ये अर्थ है और ये नीडल यहाँ पर हैंग कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जाएगी ना यहाँ पर। डन। अगर यहाँ पर है तो मैग्नेटिक फील्ड एकदम स्ट्रेट होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इसको जो है अलग अलग एंगल पर फील होने वाली है। डन। तो लेट से किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड, मैं रैंडमली बना रहा हूं कि लेट से किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड एक डिफरेंट वैल्यू कैरी कर रही है। सो लेट से ये है मैग्नेटिक फील्ड। आपको बात समझ आई? ये मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, किसी एंगल पर भी हो सकती है। किसी को कोई डाउट? ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। तो टेंशन मत लेना कि सर ने बताया नहीं है,
टेरेस्ट्रियल वर्ड भी यूज करते हैं, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं। ओके, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ, अब मुझे ये बताओ यार कि अगर ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है तो अब नीडल क्या हो जाएगी? नीडल खुद को मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग इंक्लाइन करने का ट्राई करेगी। यार सबको ये वाला पॉइंट समझ आया ना कि नीडल क्या करेगी? लेट्स से मैं भी मैग्नेटिक फील्ड डॉटेड बना रहा हूँ। नीडल विल ट्राई टू इंक्लाइन इटसेल्फ अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। डन। सो इसका मतलब नीडल कैसी दिखने लगेगी? इस तरीके से हो जाएगी नीडल। along the magnetic field। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को इसमें कोई डाउट जो मैंने अभी बताया? नीडल will incline, sorry, needle will align itself along magnetic field और along Earth's magnetic field। किसी को कोई डाउट? सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वो हमने अभी पिछले में देखा था ना कि वो मैग्नेटिक नीडल है वो अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ अलाइन करती है और हाँ, और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। इसमें क्या कंफ्यूजन आ रहा है? ये ऐसे वर्टिकल हैंग कर रही है। देखें, दो चीजें हैं। देखो इधर मैं समझा रहा हूँ, दो केसेस से मैं समझाने का ट्राई करूंगा। ये अर्थ है, ये अर्थ है, 3D फिगर मान के चलना है इसे। तो अगर आप यहाँ पर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसे दिखेगी? इस एंगल पे होगी मैग्नेटिक फील्ड, हाँ सर। ऐसे रहेगी। तो इसका मतलब ये है एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं होगी, वो तो मैग्नेटिक इक्वेटर पर स्ट्रेट होगी, यहाँ पर एकदम स्ट्रेट होगी, यहाँ पर कुछ एंगल ऐसे बनाएगी। डन। हाँ तो ये देखो यार कि ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगल बनाने वाली है। तो ये अगर आप यहाँ पर एक पर्सन हो तो आप ऐसे पैरेलल फील करोगे, तो क्या नीडल पैरेलल दिखेगी क्या? नहीं ना, नीडल तो ऐसे टिल्ट हो जाएगी ना मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग। हाँ यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो है कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होके तो यहाँ पर अगर आप हॉरिजॉन्टल फील करोगे तो आप हॉरिजॉन्टल ऐसा होगा, तो आपकी नीडल क्या हो जाने वाली है? टिल्ट हो जाने वाली है ना। हाँ। तो ये रेफरेंस है जो मैं ब्लू कलर से, स्काई ब्लू कलर से बना रहा हूँ। और ग्रीन कलर क्या बना रहा है कि एग्जैक्टली नीडल कैसे हो जाएगी। तो जैसे ही हम इसे अर्थ पे कहीं भी पी रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आ रही है अर्थ से, ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है ना, तो ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग इंक्लाइन करने का ट्राई करेगी। डन। हाँ अच्छा, इससे पहले कंपास में क्या था कि कंपास में भी तो यही पॉइंट है ना, कंपास में भी इनडायरेक्टली यही बात है। तो कंपास में क्या होता है कि नीडल को टिल्ट होने का मौका ही नहीं मिलता है। अब मैं बना रहा हूं कंपास। कंपास को 3D में देखो, ये क्या है कंपास? अब सोचो कि यहां पर नीडल लगी है, क्या ये नीडल वर्टिकल में कहीं पे भी मूव हो सकती है क्या? नहीं नहीं, इट इज रिजिड, इट इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट। ये Yes. आपको ये चीज फील करना है कि ये जो कंपास है इसकी नीडल इज फिक्स्ड, नीडल इज फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब ये है इट कैन नॉट दिस टिल्ट, टिल्ट नहीं हो सकती है ये, समझ आ रहा है ना? सो इट कैन नॉट, इट कैंट डिप इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में डिप होगी क्या? क्योंकि भाई पकड़ के Yes. रखे हो यार, तो वर्टिकल प्लेन में नहीं डिप होगी। तो ये सिर्फ क्या करेगी, इट विल पॉइंट ओनली टुवर्ड्स नॉर्थ।
It will just align in magnetic meridian. समझ आया क्या? तो अगर मैग्नेटिक मेरिडियन इस तरह का है तो ये नीडल सिर्फ क्या करेगी, उसी वर्टिकल नहीं होगी, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टली इधर आ जाएगी। समझ आया? हाँ। ओके, तो ये थोड़े से कुछ चीजें मैंने यहाँ पर समझाने का ट्राई किया कि यार कंपास ऐसा नहीं होगा। तो ये मुझे ये इंक्लिनेशन कैसे देखने को मिलेगा? अगर कंपास में मैं नहीं देख पाऊंगा ये एंगल कि ये कितना डिप हुआ, डिप मतलब समझ गया ना, डिप मतलब कितना एंगल ये नीचे आने वाला है। क्या कंपास में डिप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम दूसरी चीज बना के रखते हैं। कंपास में सिर्फ हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, सॉरी वी कैन नॉट ऑब्जर्व डिप। ओके, तो डिप के लिए हम क्या बनाते हैं, एक दूसरी चीज बना के रखते हैं जिसको बोलते हैं डिप साइकिल। समझ आया? अच्छा, डिप साइकिल कैसा दिखेगा? डिप साइकिल में नीडल को क्या करते हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर अगर मैं बनाऊं तो ठीक है, डिप साइकिल बना रहा हूं मैं एग्जैक्टली। तो डिप साइकिल मतलब समझ गया। अब क्या करना है, अब हमें वर्टिकल प्लेन में उसे नीडल को फिक्स रखना है। तो डिप साइकिल की खास बात क्या है कि उसमें नीडल कैसी रहती है, वर्टिकल में फिक्स। वर्टिकल में मूव कर सकती है, हॉरिजॉन्टल में फिक्स रहती है। डन। तो ये जो नीडल है ये अब कहीं पे भी वर्टिकल में कहीं पे भी मूव कर सकती है। Okay, so this thing is called dip cycle. Dip cycle, और ये क्या काम करता है, ये डिप ही मेजर करता है। तो इसकी खास बात क्या है, दैट इट कैन मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। समझ आया? ये सिर्फ क्या होगा, वर्टिकल डिप ही हमें प्रोवाइड करेगा ये कि कितना थीटा किस जगह पर आने वाला है। पक्का सभी को ये पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब क्या है, डिप साइकिल समझ में आया? डिप साइकिल में क्या होगा, नीडल वर्टिकल में मूव कर सकती है, हॉरिजॉन्टल में नहीं मूव करेगी। डन। सो इट विल अलाइन इटसेल्फ अलोंग बी। तो दो चीजें हमें यहाँ पर देखनी होती है, एक डिप साइकिल और एक कंपास। कंपास क्या करता है, हॉरिजॉन्टल की तरफ अलाइन होता है, और ये डिप साइकिल किस तरफ होता है, ये वर्टिकली अलाइन होता है। और फ्री नीडल कहीं पे भी जा सकती है, फ्री नीडल कहीं पे भी जा सकती है, उसका अपना पार्ट है, जैसा वो जाना चाहे। अब बात करते हैं एग्जैक्टली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिप एंगल क्या है, बार बार हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अब समझिएगा, डिप एंगल को थोड़ा सा और अच्छे से क्लियरली देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, सपोज लेट्स से देखिए, ये अगर आप देखें तो मैंने दो चीज़ों को 3D में बनाने का ट्राई किया हुआ है। क्या कि ये एक प्लेन है जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, और ये एक ब्लू कलर का दो प्लेन है। ठीक है, तो ये कोई भी प्लेन हो सकते हैं। लेट्स से ये जो ब्लू कलर वाला है इसको हम बोल रहे हैं ये क्या है, मैग्नेटिक प्लेन है। क्लियर? ये क्या है, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन।
डन। अच्छा, अब आप समझिएगा ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ग्रीन वाला क्या है, ये कोई नॉर्मल प्लेन है, ठीक है। जरूरी नहीं है ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, एनी नॉर्मल प्लेन। अब समझे, ये बताओ अगर आपने एक मैग्नेटिक नीडल को रखा किस प्लेन में, इस नॉर्मल प्लेन में, बताओ मैग्नेटिक नीडल कैसे बिहेव करेगी। सबसे पहले वो अपने आप को किस तरफ इंक्लाइन कर लेगी, मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्लेन की तरफ, और जैसी भी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उस तरीके से वहां पर इंक्लाइन हो जाएगी। मतलब अगर मैं एक मैग्नेटिक प्लेन देखूं, मैं यहाँ पर पहले मैग्नेटिक मेरिडियन बनाऊंगा आपको कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मतलब किसी जगह का मैग्नेटिक प्लेन है ये। अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है तो पक्का यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, किसी एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेट्स से ये है। तो इस थीटा को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डिप। मतलब इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इस हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे हम, बी एच, और एक कंपोनेंट क्या होगा, ये बी वी, वर्टिकल कंपोनेंट। ये समझ आया। तो अगर मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करूं तो ये सिर्फ इतना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितने एंगल पर है वहां पर। समझ आया। एंगल ऑफ डिप का मतलब क्या है, हाँ। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक फ्रीली मैग्नेटिक नीडल को छोड़ दें तो वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। क्लियर। यहां पर मैं लिख देता हूं ये चीज, मैग्नेटिक नीडल विल अलाइन इटसेल्फ along Earth's magnetic field, and this angle of inclination with horizontal is called angle of dip. ओके, तो ये चीज हो गई एंगल ऑफ डिप के बारे में। तो अगर हम एंगल ऑफ डिप के बारे में बात करें तो tan थीटा क्या हो जाएगा बताओ। अगर हमें कभी जरूरत पड़ी tan थीटा की तो वो हो जाएगा क्या, बी एच, सॉरी बी वी ओवर बी एच। कोई डाउट नहीं, ठीक। तो ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल आया है इसको हम बोलते हैं ट्रू डिप। दिस इज कॉल्ड ट्रू डिप। मतलब अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन में लेके आ रहे हैं तो ट्रू डिप होगी। अच्छा, क्यों ट्रू डिप होगी समझो, समझिएगा। आप इधर देखिएगा, मैं इस एक 2D के फिगर से आपको समझाना चाहता हूं। सोचो ये एक प्लेस है, यहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ है इस तरफ, सॉरी लेट्स से नॉर्मल नॉर्थ है इस तरफ और मैग्नेटिक नॉर्थ है इस तरफ। डन। सोचो आप यहां पर डिप साइकिल रखे हुए हो। सर सुनाई नहीं दे। ओके, मतलब वॉइस ओके यार मेरा सबको, बाकी सबको हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। सो ये मैग्नेटिक है नॉर्थ और ये डिप साइकिल है। अच्छा बताओ, अगर ये डिप साइकिल है तो नीडल डिप करेगी थीटा। तो ये जो डिप होगा इस समय जब डिप साइकिल ऐसे रखा है तो इस टाइप के जो डिप है इसे हम बोलते हैं ट्रू डिप। क्या, ट्रू डिप। बट सोचो अगर आप अपने ये जो हमारा क्या है डिप साइकिल है उसे अगर मैं ऐसे रख दूं तो क्या नीडल इस तरफ मूव करेगी, क्या ऐसे टिल्ट होगी, क्या नीडल नीडल ऐसे टिल्ट होगी क्या, नहीं। डिप साइकिल जैसे रखा है वैसे ही तो रखा रहेगा ना। तो अगर मैंने डिप साइकिल ऐसे रख दिया तो क्या जितना उसे डिप होना चाहिए उतना हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। रीजन कि इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंपोनेंट आएगा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये क्या है, एक
हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसका मतलब इस तरफ कौन होगा, बी एच होगा ना, और अंदर की तरफ इनटू द प्लेन क्या होगा, बी वाई, बी वाई होगा इनटू द प्लेन। तो बी एच इस तरफ है, इनटू द प्लेन बी वाई है, तो बी एच और बी वाई जब यूज करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास, ट्रू डिप। लेकिन सोचो, अगर आपने डिप साइकिल में तो इधर उधर टिल्ट नहीं हो सकती नीडल, तो अब नीडल को किस में जाना पड़ेगा, इस प्लेन में ही डिप होना पड़ेगा। तो क्या बताओ, पूरा बी एच यूज होने वाला है क्या, पूरा बी एच का इफेक्ट यूज होगा क्या, नहीं। नहीं यूज होगा, बी एच का एक कंपोनेंट यूज होगा, इसलिए डिप का एंगल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और इस टाइप की डिप को बोलते हैं हम एपरेंट डिप। तो इस फिगर के थ्रू मैं ये समझाना चाह रहा हूं क्या, कि ये जो बी एच होता है ये इसके अलोंग होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग क्या होगा, बी एच, और ये होगा क्या, बी वी। समझ आया सबको, इनका जो इंक्लिनेशन होगा ये हो जाएगा क्या, ट्रू डिप। समझ आया सबको, हाँ। ये होगा ट्रू डिप थीटा। लेकिन अगर हमने किसी दूसरे प्लेन में पकड़ के रखा है, आप ये देख रहे हो ना, डिप साइकिल को पकड़ सकते हो ना आप किसी प्लेन में मूव होने से, तो अगर आपने ये प्लेन चूज कर रखा हुआ है, ये, तो अगर आपने ये प्लेन चूज कर रखा हुआ है, तो क्या बी एच पूरा यूज होगा क्या, नहीं। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये एंगल अल्फा है, तो यहां पर क्या यूज होगा बी एच की जगह, BH का बी कंपोनेंट। एच का कॉस अल्फा। समझ आया सबको, हाँ अच्छा, सर। वर्टिकल तो अभी भी यही रहेगा, हाँ। तो इसका मतलब अब जो ग्रीन कलर वाले प्लेन पे, ये जो ग्रीन कलर वाले प्लेन पे ये आएगी, ये वाली डिप जब आएगी, ये, इसको हम क्या बोलेंगे, एपरेंट डिप, क्योंकि ये तो ट्रू है ही नहीं। समझ गए, क्योंकि रियल डिप कहाँ पे मिलती है, मैग्नेटिक प्लेन में मिलती है, और हमने डिप साइकिल को कहाँ रखा है, अलग ही नॉर्थ। किसी प्लेन में रखा है। अच्छा, कोई ये बताएगा ये अल्फा क्या चीज है, ये क्या है अल्फा, अगर ये ट्रू नॉर्थ होता तो ये डेक्लिनेशन बन जाता ना, हाँ। हाँ। तो डिप साइकिल से हम थीटा और थीटा डैश निकाल लेते हैं, और उससे क्या फाइंड करते हैं, अल्फा। इस तरीके से हम पूरे वर्ल्ड का डेक्लिनेशन फाइंड कर सकते हैं। समझ आया, किसके हाँ। एफर्ट से, किसके हेल्प से, डिप साइकिल के हेल्प से। थीटा हम देखते जाएंगे हर प्लेस का और डिसाइड कर देंगे। तो ये हुई ट्रू डिप। अब मैं निकाल रहा हूं क्या, एपरेंट डिप, टेन थीटा डैश। तो टेन थीटा डैश क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो वही रहेगा, हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, BH cos अल्फा। कॉस अल्फा हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि मैंने सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं यहाँ पर। ये हमें आ जाएगी एपरेंट डिप। क्लियर, एपरेंट डिप हो जाएगी हमारी ये टेन थीटा डैश। और यहाँ से दोनों से क्लियर हो रहा है बहुत ही कि टेन थीटा डैश इज टेन थीटा बाई कॉस अल्फा। और बताओ इससे क्या पता चल रहा है कि कॉस अल्फा हमेशा 1 से कम रहेगा, तो इसका मतलब एपरेंट डिप इज ग्रेटर देन ट्रू डिप। समझ आया, हाँ। एपरेंट डिप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्रू डिप। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स वीक हो गया ना, मतलब वर्टिकल डोमिनेट होगा, मतलब नीडल क्या होगी, ज्यादा इंक्लाइन होगी। तो डिप साइकिल एक्सपेरिमेंट से ये भी ढूंढ सकते हैं कि जहां पे थीटा सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा कौन सा प्लेन बन जाएगा, अरे भाई जहां के लिए थीटा सबसे कम होगा वो हमारे उस प्लेस के लिए क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मेरिडियन।
समझ आया? हाँ तो यार डिप साइकिल का काम बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस भी प्लेन में रखेंगे वो उस प्लेन। अच्छा, नीडल के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही आप नीडल रखते हो तुरंत वो इंक्लाइन हो जाती है इस प्लेन में, तो नीडल कभी भी अपरेंट डिप देगी क्या? नहीं। आप समझो मैं क्या बता रहा हूं। सोचो ये ग्रीन वाला प्लेन है और ये आपका मैग्नेटिक प्लेन है, तो जैसे ही आपने नीडल ऐसे रखी, नीडल तो फ्री होती है ना टू मूव, वो तुरंत कहाँ आ जाएगी? मैग्नेटिक प्लेन में आ जाएगी ना। तो नीडल कभी भी जो है अपरेंट डिप नहीं करेगी, हमेशा क्या करेगी वो? ट्रू डीप करेगी। टू डिप हाँ। करें। अब देखो कंपास क्या करता है, कंपास के नीडल को हम टिल्ट ही नहीं होने देते हैं। कंपास कैसे रखा होता है? कंपास ऐसे रखा है, तो कंपास का नीडल अगर इस तरफ है तो वो तुरंत किस तरफ इंक्लाइन करता है खुद को? मैग्नेटिक। एग्जैक्ट एग्जैक्ट बी की तरफ करता है क्या? नहीं, किसकी तरफ करता है? बी एच की तरफ। क्योंकि एग्जैक्ट बी तो ऐसा है ना, वो तो वर्टिकल कंपोनेंट मिला के, बट कंपास वर्टिकल में टिल्ट हो रहा है क्या? नहीं। नहीं। तो ये थोड़ा सा नई चीज यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए वो लाइन क्या है, क्या? कंपास नीडल can't move in vertical, so always points towards horizontal component of Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field. मतलब याद रखना, कभी भी कंपास के बारे में अगर बताए कि कंपास को कितना फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, तो क्या लगता है सिर्फ कंपास को? बी एच, क्योंकि वर्टिकल का कुछ भी काम नहीं आता है। डन। और डिप साइकिल का क्या होता है? डिप साइकिल को जिस भी प्लेन में रखोगे वो उसी प्लेन में वर्टिकल के वजह से नीचे आ जाता है। डन। सो व्हेन dip cycle is kept in magnetic meridian, then its true dip कितनी हो जाती है? tan theta is bh over, sorry, bv over bh, which is least. समझ आया? जो वैल्यू क्या है? लीस्ट है। और सेकंड पॉइंट क्या है? व्हेन dip cycle is kept in any other plane, then BH can't move it because fixed in horizontal. मतलब क्या होता है कि डिप साइकिल हॉरिजॉन्टल में फिक्स होता है, तो इसका मतलब वो किस प्लेन में डिप करेगा? जिस प्लेन में रखा हुआ है। बीएच उसे डिप नहीं करा सकता। क्लियर? सो इट विल डिप in the plane where it is kept.
तो इसका मतलब उस केस में जो डिप कराएगा उसको क्या बोलेंगे, tan थीटा डैश, और वो कौन कराएगा, BH का cos अल्फा, देन अल्फा इज एंगल बिटवीन दैट प्लेन एंड किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक प्लेन। मैग्नेटिक मेरिडियन। मुझे लगता है यार समझ आ गया आप लोग को, आ जाना चाहिए यार, मैंने बहुत सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर करके बता दी आई गेस। तो ये पॉइंट, ये फील समझ में आया कि डिप साइकिल काम कैसे कर रहा है एग्जैक्टली, नीडल कैसे काम करती है, कंपास कैसे काम करता है, सबको समझ आ गया यार ये। हाँ सर। ओके, तो ये दोनों मैम ने रिलेशन इस तरीके से लिख दिया है, सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। तो अभी क्या क्वेश्चन सॉल्विंग कर ले हम, सबको समझ में आ गई ना ये दोनों चीजें। हाँ सर। ओके, एक चीज और, अगर नीडल फ्रीली सस्पेंडेड है तो नीडल पे डिप का टॉर्क भी लग रहा था, बैलेंस कर रहा था वो, तो वहां पर हम टॉर्क बैलेंस के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं, काफी सारे क्वेश्चन के थ्रू इसे सीखेंगे। चले एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे, बेटर रहेगा। आप लोग सॉल्व करेंगे, आंसर चैट बॉक्स में करेंगे। चले एक बार ट्राई करें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ओके, तो यार आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन में देखो बहुत ही स्ट्रेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यार, द इंक्लिनेशन ऑफ डिप साइकिल इज 45 इन मैग्नेटिक प्लेन। यार मैग्नेटिक प्लेन पे मतलब क्या होगा, रियल वाला होगा ना, मतलब tan 45 डिग्री क्या है, ये क्या है, ट्रू डिप है। अच्छा, अब आपने साइकिल को रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसका कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता ना, वो तो बस अल्फा कंपोनेंट आने वाला है। सो व्हेन, या डायरेक्टली लिखूंगा अल्फा कितना है, 30 डिग्री है, तो इसका मतलब एपरेंट डिप कितनी हो जाएगी, tan थीटा डैश, क्या आता है वो, tan थीटा tan थीटा बाई cos अल्फा। cos। cos अल्फा। सो tan 45 डिग्री
अपॉन cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना, √3/2। सो आंसर क्या आ जाएगा, tan थीटा डैश का 2/√3। ओके, तो टेंशन नहीं लेना, एपरेंट डिप उस साइकिल में कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2/√3। किसी को कोई डाउट इसमें? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यार, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स और ये वो उस टाइप का क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है। क्लियर है? चलिए देखें आपको समझ आया कुछ कि नहीं, एक चीज और पूछ लेते हैं। चले तो कोई आंसर करे वॉलंटियरली, कौन आंसर करना चाहता है बताए। एक्सप्लेन करना है आपको, एकदम स्टेप बाय सब समझाएंगे। चले कोई स्टार्ट करे। सबसे पहले बताओ, ट्रू डिप दी है या एपरेंट डिप? अरे भाई बताए, डिप ट्रू डिप दी है या एपरेंट डिप? apparent एपरेंट डिप दी है। क्यों? क्योंकि वो प्लेन कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये याद रखना है कि हमें क्या दी है, एपरेंट डिप दी है। थीटा डैश कितनी है, 60 डिग्री। degree किस प्लेन में, ऑन अ प्लेन एट अल्फा इज इक्वल टू कितने डिग्री पर है वो प्लेन, 30 degree 30 डिग्री पर है। डन। तो बताओ, आपको थीटा डैश पता है, थीटा अल्फा पता है, मतलब क्या चीज पहले सॉल्व करनी चाहिए आपको, थीटा। theta थीटा निकालना चाहिए। तो tan थीटा डैश क्या होता है, tan थीटा बाई cos अल्फा। हाँ सो यहाँ से सॉल्व कर लो, tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा डैश इंटू cos अल्फा। सो tan थीटा डैश मतलब 60 डिग्री, कितना होगा, √3। cos 30 कितना है, √3/2। आंसर कितना आया, 3/2। सो आप रियल डिप पता चली कितनी है, 3/2। अब बताओ क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। अब अल्फा 45 हो जाएगा। ओके, सो फर्दर 15 डिग्री रोटेट किया है अवे फ्रॉम दिस। सो फर्दर 15 डिग्री अवे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड से अवे किया हुआ है तो अब अल्फा कितना बढ़ गया, पहले 30 था, अब अवे और कर दिया हुआ है 15 डिग्री, तो कितना हो गया, 45 डिग्री। सो न्यू डिप कितनी आ जाएगी अब, ये हो जाएगा tan थीटा बाई cos अल्फा। इस बार tan थीटा कितना है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2। और cos 45 डिग्री। क्लियर, सबको समझ आया ये।
tan थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी ये एक्चुअल ट्रू डिप से, और cos 45 तो ये कितना हो गया 1/√2। सो आंसर कितना आ जाएगा न्यू थीटा डैश का tan इनवर्स, ये वैल्यू कितनी होगी √2 ऊपर जाएगा मतलब 3/√2। समझ आया क्या? हाँ सबको समझ आया ना कैसे कर सकते हैं? तो मुझे लगता है चीजें क्लियर हो गई होंगी यहाँ पर। कोई डाउट अभी किसी को इसमें? पहले हमने वो प्लेन देखा जिसपे डिप एंगल था 60 डिग्री और वो प्लेन खुद अल्फा पे था, मतलब वो एपरेंट डिप थी। एपरेंट डिप से हमने निकाल ली ट्रू डिप। अब ये तो नहीं बदलने वाली है, ट्रू डिप tan थीटा फिक्स हो गया। अगर ये फिक्स हो गया तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब फर्दर 15 डिग्री अवे लेके गए तो एक नया प्लेन आ गया, दैट प्लेन इज एट 45 डिग्री, और उस प्लेन पे कितनी डिप होगी वो हमने निकाल ली। क्लियर है यार सबको? हाँ ओके चले और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं फिर। ओके तो ये प्रूव करना है। इसमें सबसे पहले एक वर्ड बताओ, ऊपर मैंने एक वर्ड लिया हुआ है, वो क्या होगा, उसका मीनिंग क्या है? ऑर्थोगोनल प्लेन्स का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। परपेंडिकुलर प्लेन है। परपेंडिकुलर ओके गुड। तो सपोज ये है हमारा क्या मैग्नेटिक मेरिडियन, सपोज ये है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। इसका मतलब वो प्लेन कैसे हैं, एक प्लेन अगर ऐसा है तो दूसरा प्लेन इस तरीके का है। समझ आया? दिस इज प्लेस 1, दिस इज प्लेस 2। क्लियर? दोनों कैसे हैं? ऑर्थोगोनल प्लेन है। तो बताओ ये फिगर करेक्ट है या ये वाला? बताएं। बताएं θ1 θ2 कैसे जस्टिफाई करेंगे? बताओ यार कौन सा फिगर करेक्ट है, ये करेक्ट है या ये करेक्ट है? सेकंड 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 वन वाला क्यों? Because θ1 and θ2 are always acute angle. समझ आया क्या? मतलब हाँ पॉइंट यहाँ पर ये है कि वो एंगल्स है ना, कि डिप कितना होगा, 90 से अगर ज्यादा होगा तो इस तरफ से देखेंगे ना, तो
इस तरीके से आपको ये चीज थोड़ी सी समझनी थी। तो ये हो जाएगा अपना लेफ्ट से θ2 और ये हो जाएगा थीटा। अच्छा θ1 θ2 नहीं हम एज्यूम करेंगे, इसको क्या बोलते हैं ये जो एंगल बना रहा है? अल्फा। अल्फा बोलते हैं, α1 और α2। ये थीटा नहीं है यार, कंफ्यूज मत होना। ये थीटा है क्या जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ? नहीं सर। ये तो अल्फा हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेरिडियन लोग एंगल बनाते हैं उनको अल्फा। तो मैं कुछ इस तरीके से भी तो बोल सकता हूँ ना कि α1 को क्या बोल दिया हमने? अल्फा। तो α2 क्या बन जाएगा? अरे α1 अल्फा है तो α2 क्या बनेगा? 90 90 में माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा। यही ऑर्थोगोनल का मीनिंग है। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा दो यार। ठीक है, हमें थीटा में रिलेट करना है, तो चलो करते हैं। बताओ tan θ1 क्या होगा? tan थीटा बाई कॉस cos अल्फा। अल्फा। एंड tan θ2 कितना होगा? tan थीटा बाय साइन अल्फा। tan थीटा बाई sin अल्फा। ऐसे जल्दी से नहीं लिखते हैं, चलो cos 90 माइनस अल्फा लिख देते हैं, which eventually will become tan थीटा बाय sin अल्फा। अब यार देखो, अल्फा पता है क्या? अल्फा पता है क्या? नहीं। नहीं। तो बताओ अल्फा कैसे रिमूव करेंगे? अल्फा रिमूव करने का क्या तरीका है? अगर स्क्वायर साइन करके अल्फा ऐड का, कर। वेरी गुड वेरी गुड। स्क्वायर करके ऐड करना विल बी द बेस्ट पैटर्न टू सॉल्व दिस अल्फा। सो कॉस अल्फा को अगर हमें सॉल्व करना है, ऑल राइट, tan थीटा ओवर tan θ1 एंड sin अल्फा विल बी what? tan theta over tan θ1. अब best thing will be sin square alpha plus cos square alpha. This will become 1. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट विल बी tan स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 1 बाई tan स्क्वायर θ1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर θ2, और इधर क्या रहेगा? 1। आप समझ गए आंसर क्या आने वाला है? ये 1 इधर आ जाएगा तो आएगा क्या? 1 अपॉन tan θ1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन tan θ2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर। समझ आया क्या सबको? तो देखो यार, बस बेसिक टाइप का मैथमेटिक्स लगा रहा है, ऐसा कुछ अलग टाइप का कुछ नहीं है यहाँ पर। समझ आया यार क्या सबको? ओके ठीक है, एक और एग्जांपल ऐड कर लेते हैं। ओके चले बताएं, अगर टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज बी, मतलब बी है वो, तो आपको बताना है कि पोल्स और इक्वेटर पर कैसा फील होने वाला है। डन। उसके कंपोनेंट्स कैसे होंगे पोल्स और इक्वेटर पे। तो अगर मुझे पता है ये अर्थ है और ये उसकी मैग्नेटिक एक्सिस है, तो ये बन जाएगी उसकी मैग्नेटिक इक्वेटर। और होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर करती है और यहाँ पे ऐसे आती है। याद है यार सबको? हाँ। अच्छा, अभी हमें करना क्या है, हमें यही बताना है कि अगर हम
देखें तो मैग्नेटिक इक्वेटर पर और इन जगह पर कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, क्लियर? तो बताओ मैग्नेटिक इक्वेटर पर डिप कितना होता है? 0. गुड। मैग्नेटिक इक्वेटर पर डिप कितना होता है? 0। क्लियर? किसी को कोई टेंशन इसमें? तो यार अगर डिप 0 नहीं होगा तो क्या कोई वर्टिकल कंपोनेंट होगा क्या? नहीं। नहीं है, क्योंकि भाई वर्टिकल आ ही नहीं रहा ना, कोई एंगल ही नहीं बना रहा। वर्टिकल कंपोनेंट 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा फिर? B. पूरा बी हो जाएगा ना। B. क्योंकि अगर मैं वापस थोड़ा सा जाता हूँ, ये चीज़ यहाँ पे मिस हो गई। जब मैं यहाँ पर डिप साइकिल पे कंपोनेंट बता रहा था यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ भी लिख सकता हूँ ऑलवेज कि जो एक्चुअल बी है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अगर वो देखें बी, तो वो क्या रहेगी? रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। BV square. ठीक है। और बी एच और बी वी के बारे में अगर बात करें, वो क्या हो जाएंगे? बताएं, अगर बी एच बी वी बी पता है और बी एच बी वी निकालना है तो फिर कैसे हो जाएंगे वो? अगर हमें क्या निकालना है? बी एच निकालना है, बी एच, तो बी एच क्या हो जाएगा? BH is equals to under root B square plus BV नहीं square. वो नहीं, थीटा के फॉर्मेट में बताएं। सो बी एच विल बी बी इंटू, Possible. या हाँ, B कॉस थीटा, डिप cos. हमें पता है कॉस थीटा, एंड बी वी विल बी बी इंटू Sin theta. साइन थीटा, वेयर थीटा इज डिप। ठीक है। सो बी एच बी वी कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के, डिप के अकॉर्डिंग उन्हें हम हाँ. निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि डिप ऑलरेडी क्या है? डिप मतलब कि डिप क्या है? थीटा, डिप एंगल थीटा क्या होगा? 0 होगा इक्वेटर पे। तो बीवी मतलब क्या है? बीवी को तो बोल रहे हैं ना हम, क्या? बी इंटू साइन थीटा, तो क्या आने वाला है वो? 0। और ये होगा बी इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या आएगा? पूरा फुल बी। तो मुझे लग रहा है इसमें कोई डाउट जैसी बात नहीं है। आपको ये चीज़ फील भी हो रही है कि यहाँ पर अगर देखोगे तो नीडल एग्जैक्ट ऐसे रहेगी, यहाँ पे नीडल आपको एग्जैक्ट ऐसे दिखेगी। डन। तो इस तरीके से मुझे लगता है आप समझते हैं दोनों चीज़ों को कि पोल्स पे कैसा दिखने वाला है। सो एट मैग्नेटिक पोल्स क्या होगा? मैग्नेटिक पोल्स पे डिप एंगल कितना होगा? नीडल एकदम कितना नीडल बेंट होने वाली है 90. मैग्नेटिक पोल्स में? 90 डिग्री, एकदम वर्टिकल हो जाएगी ना नीडल। हाँ. ओके, सो बी वी कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा, मतलब साइन 90 डिग्री, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? पूरा फुल बी ले लेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। इसमें कोई डाउट किसी को? बहुत ही सीधी सी बात बोली है कि कोई डाउट किसी को? नहीं. ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ें थोड़ी सी आपको समझ में आ गई हैं। डन। अच्छा, इसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिख लेते हैं यार। और इन्हें बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ये जो स्पेशल पॉइंट्स हैं इनको बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको, ये थोड़ा सा ध्यान दें। देखें क्या है वो स्पेशल पॉइंट्स की बात करें अगर, तो सबसे पहले कुछ नेम्स हैं, पर्टिकुलर नेम्स हम डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है। तो नेम्स देखें। नंबर 1, आइसोगोनिक लाइंस।
आइसोगोनिक लाइंस किन्हें कहते हैं? तो यार ये याद रखना है कि गोनिक वर्ड जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? डेक्लिनेशन के लिए। सो आइसोगोनिक मतलब समझ गया ना कौन सी लाइन? सो इट विल बी लाइन joining the places having same angle of declination. Clear? कोई डाउट किसी को इसमें? याद करना है, डाउट होने जैसी कोई पॉइंट ही नहीं, याद करना है। अच्छा, एगोनिक लाइन अगर लिखा हुआ है एगोनिक लाइन तो एगोनिक लाइंस होती हैं where or line joining the places having zero declination. तो आपको पता होगा जीरो डेक्लिनेशन कहां पर होगा? खुद मैग्नेटिक मेरिडियन पे। समझ आया? सो आई कैन राइट मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी प्लेस इज अ एगोनिक लाइन। समझ आया? मैग्नेटिक मेरिडियन एक एगोनिक लाइन बन जाएगी। थर्ड, क्लिनिक लाइन। सो आइसोक्लिनिक लाइन समझ गए होगे? आइसोक्लिनिक लाइन किन के लिए होगा? गोनिक वर्ड किन के लिए है? डेक्लिनेशन के लिए। और क्लिनिक वर्ड inclination इंक्लिनेशन और डिप के लिए हम बोल सकते हैं। तो द लाइन ज्वाइनिंग डन। सो इक्वल डिप से रिलेटेड हो गया आइसोगोनिक। और लास्ट एगोनिक, सॉरी एक्लिनिक। एक्लिनिक कौन सी हो जाएंगी? द लाइंस समझ आया? सो जीरो डिप एंगल, तो बताओ जीरो डिप एंगल कहां पर रहता है? equator इक्वेटर पे। सो मैग्नेटिक इक्वेटर इज अ टाइप ऑफ एक्लिनिक लाइन। डन। तो ये चार चीजें समझ में आई? ये चारों पॉइंट्स याद रखेंगे यार, ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जो कई बार यूज हो जाते हैं, आपको माइंड में रखने चाहिए इनको। क्लियर? ओके, इनको मुझे ऊपर एग्जांपल्स के ऊपर अरेंज कर देना चाहिए क्या, या ठीक है? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, एग्जांपल्स तो करने ही पड़ेंगे तभी बेटर आइडिया आएगा। तो एग्जांपल्स के बाद ही रहते हैं, बेटर रहेगा। चले, अभी टाइम तो है हम पे, कुछ और एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन देखें यार, मैंने अभी 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके यहाँ पे क्वेश्चन ट्राई किया है। मतलब क्या हुआ है यार कि ये एक नीडल हैंग कर रही है और अभी हुआ क्या है, वो नीडल कुछ एंगल बना रही है, ठीक है। सो वो नीडल पहले होनी चाहिए थी ऐसे स्ट्रेट, बट बिकॉज वो एक मैग्नेटिक फील्ड में वहां पर क्या है, कुछ डिप है। तो डिप है इसका मतलब क्या हो जाएगी, नीडल ऐसे हो जाएगी। सबको ये बात समझ में आई? हाँ अब प्रॉब्लम क्या की गई, अभी चेंज क्या किया गया कि नीडल थी पहले ऐसे, और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीडल क्या हो गई है, डिप हो गई है। बट उसे हमने डिप नहीं होने दिया, क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया है। बैलेंस कैसे किया है, बैलेंस कैसे किया है, उसको एक वेट लगा दिया हुआ है। तो बेसिकली ये नीडल अब क्या हो गई, अब हॉरिजॉन्टल हो गई, बट कब, जब इसमें क्या लगा दिया गया, एक डब्ल्यू वाला क्या लगा दिया गया, वेट। वेट लगा दिया गया। समझ आया? तो ये नीडल ऊपर की तरफ लेट से मतलब नीचे ऐसे डिप होने वाली थी, ऊपर की तरफ हमने एक डब्ल्यू जो है वेट लगा दिया, तो ये नीडल अभी हॉरिजॉन्टल हो गई। तो बताओ इस केस में हमें क्या बैलेंस करना चाहिए, Torque. टॉर्क बैलेंस करेंगे। समझ आया? हाँ ओके, तो टॉर्क बैलेंस करेंगे। तो कौन कौन टॉर्क लगा रहा था पहले, यहाँ पे टॉर्क कौन लगा रहा था, टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक फील्ड। और यहाँ पर टॉर्क क्या लगेगा, अब दोनों लगेंगे, टॉर्क ऑफ वेट भी लगेगा, और दोनों क्या कर रहे हैं, अगर बैलेंस कर दे रहे हैं मतलब दोनों का क्या टॉर्क है, बराबर है। तो इसका मतलब टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, और मैं जस्ट लिखता हूँ, टॉर्क ऑफ बी मस्ट मैच टॉर्क ऑफ डब्ल्यू। क्लियर? चलो टॉर्क ऑफ वेट बताएं कैसे निकलेगा। ये हो जाएगा एम जी की जगह में क्या दे दिया, वेट ही दे दिया है, इनटू लेंथ कितनी, L by L/2। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का बताओ टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क, एन MB. बी। टॉर्क कैसे निकालते हैं, M इंटू बी, डन, हाँ एम बी साइन थीटा जो भी होगा, डन। तो ये जो M है, ये M कैसे निकालते हैं, स्मॉल एम इन 12। स्मॉल m इंटू एल से, ठीक है। तो स्मॉल m इंटू एल, ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, उसका कितना होगा, फिर b के साथ मल्टीप्लाई करके काम बन जाएगा उसका। अब एक प्रॉब्लम है क्या, कि ये जो m की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इस तरीके से कुछ होगी m की डायरेक्शन। हाँ तो b के साथ तो ये एकदम डिफरेंट एंगल बनाने वाला है ना, b। सो एग्जैक्टली अगर हम बात करें, क्या इसको टिल्ट कराने में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का हेल्प होता है क्या, कितना टिल्ट होगा, नहीं, टिल्ट कराने में बैलेंस करने का काम किसका है, वर्टिकल का। वर्टिकल कंपोनेंट का है। तो इसका मतलब इसको जो बैलेंस करने वाला है, इसको जो इधर कर रहा है, वो कौन कर रहा है, सिर्फ बी वर्टिकल बी। कंपोनेंट टॉर्क दे रहा है। तो इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का काम क्या है, इसे अपने अलोंग लेके आना, और इसे टिल्ट कराने का काम किसका है, वर्टिकल का। देखो रियल में अगर मैं दिखाऊं क्या होता है एग्जैक्टली, सपोज ये है और नीडल ऐसे रखी है, तो सबसे पहले अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो ये टिल्ट होगी किस तरफ, मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग। समझ आया? नीडल हो जाएगी ऐसे। अब वर्टिकल कंपोनेंट इसे नीचे की तरफ लेके जाएगा। समझ आया कैसे होती है रियल में नीडल, ये मैंने 2D में दिखाया है कि पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ लेके आता है, उसे मैग्नेटिक मेरिडियन में लेके आता है, और फिर वो नीडल किसके वजह से डिप करती है, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से डिप करती है। इसका मतलब टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा यूज करना हमारे काम का नहीं होगा। हमारे काम के लिए पता है क्या होगा, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, याद है। हाँ तो इसका मतलब अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स निकालना चाहूँ, तो मैं स्मॉल m
इनटू बी नहीं लिख सकता हूँ, हाँ क्योंकि m इज इक्विवेलेंट टू q इज इक्विवेलेंट टू b ना, एंड e इज इक्विवेलेंट टू b। तो ये रिलेशन है कि Q की तरह पोल स्ट्रेंथ होती है और ये। अच्छा, अब दोनों BV की वैल्यू सेम है तो लेंथ कितनी होगी इन दोनों के बीच में, L लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टॉर्क, टॉर्क होगा स्मॉल m इंटू बी वी इंटू बीच की लेंथ कितनी है, L। तो अगर आप ये गलती नहीं करेंगे, आपने अगर पूरा B ले लिया तो गलत आंसर आ जाएगा ना। तो हमारा रियल में आंसर क्या आया है, BV आया है। हमारा आंसर क्या है एग्जैक्टली, BV आया है। वो कितना हो जाएगा, LL कैंसिल आउट, ये क्या आ जाएगा, W/2m। BV आया, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी B पूछा है। तो आप समझ में आया किसे यूज करना है, हमें थीटा को यूज करना है। क्लियर। सो नाउ वी नो दैट कि BV इज नथिंग बट B इंटू कॉस, Scientific. सॉरी साइन साइन थीटा, बिकॉज थीटा का मीनिंग यहाँ पर है डिप। थीटा है यहाँ पर डिप एंगल, तो यहाँ से B आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, BV अपॉन साइन थीटा। तो इस फॉर्मेट में कर सकते हैं, तो इस फॉर्मेट में हम B यहाँ से निकाल सकते हैं। डन, BV/sin थीटा। सो B की वैल्यू आ जाएगी W/2m Sine theta. साइन थीटा। अच्छा, अगर आप टॉर्क वाला फॉर्मूला बिना दिमाग लगाए लगा दो, मतलब जस्ट लिख दो क्या, m इंटू बी इंटू साइन थीटा, तब भी आंसर यही आ जाएगा। समझ आया, हाँ क्यों, क्योंकि इस बार वो m उसका क्या होगा, इस तरफ होगा। अगर लेट से मैं ये यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बुक्स में सोल्यूशन में मे भी आपको ऐसे कुछ मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये था कि पहले m था इस तरफ, पहले रियल में m क्या था, इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड थी इस तरफ। रुके, एक नेक्स्ट फिगर से समझा देते हैं। आप समझ रहे, नीडल पहले थी ऐसे, टॉर्क क्यों लग रहा था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड थी ऐसे। समझ आया, तो इसलिए टॉर्क लग रहा था कितना, MB साइन थीटा का। डन। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि टॉर्क आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि ये थी ओल्ड पोजीशन और ये थी न्यू वाली B, जिसके तरफ वो टिल्ट हो जाने वाली है। तो दोनों बातें समझ में आ गई सबको, चले। तो यहाँ तक यार काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, एक और एग्जांपल आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं, और आप देखिए रिलेट करने का ट्राई करें, और काफ़ी रिलेटेबल लगेगा आपको एग्जांपल।
ओके, तो यार ये क्वेश्चन देखें आप लोग, पहले समझें क्वेश्चन, एक बार रीड करें कि यार हो क्या रहा है। मैं बताता हूँ। सपोज एक टेबल है ऐसे, सो लेट्स से एक टेबल है इस टाइप पे, और ये टेबल पे हमें कुछ चीजें जज करनी है कि ये टेबल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो इस टेबल पे एक मैग्नेट रखा हुआ है। अच्छा, अगर आप इस टेबल के लिए बोलो तो आप कैसे बोलेंगे? लेट्स से मैं इस टेबल के अकॉर्डिंग नॉर्थ डिसाइड करना चाहता हूँ, तो लेट्स से ये नॉर्थ है, इस टेबल के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ। तो अगर ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो इसका परपेंडिकुलर ये ईस्ट होगा। सबको समझ में आया? अलोंग द टेबल, क्यों? ये समझ आया? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम देख रहे हैं। अब मैं इसको 2D में बनाना चाहता हूँ। क्या? कि इसका मतलब जो मैग्नेट रखा है वो टेबल पे कैसा रखा होगा? ऐसा रखा होगा ना। मैग्नेट का नॉर्थ किस तरफ है? ईस्ट की तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसे ऐसे बना सकता हूँ ना। समझ आया? ये अब हम दूसरे प्लेन पे आ गए। ये क्या है हमारा? नॉर्थ है, और ये है हमारा साउथ। समझ आया क्या? ये डायरेक्शन क्या है हमारी? ईस्ट है। और जो हमारा नॉर्थ है वो कहाँ? इनटू द प्लेन होगा। ये समझ आया क्या? डायरेक्शन समझ आई कि नहीं? बता यार, डायरेक्शन समझ आई सबको? ये फिगर मैंने 3D में बनाने का ट्राई किया। हाँ। सबको समझ आया कि ईस्ट अगर राइट साइड है तो नॉर्थ कहाँ है? इनटू द प्लेन है ना। अच्छा, अब देखो कि दिक्कत क्या है। नल पॉइंट मतलब क्या होता है? नल पॉइंट मतलब क्या होता है? बताओ, नेम से क्या लग रहा है? नल पॉइंट मतलब क्या होगा? बी नेट वहां पर कितना है? 0. जीरो। नल पॉइंट का मतलब है बी नेट जीरो है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ any small magnet cancels out Earth's magnetic field। समझ आया क्या? मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर रहे हैं। क्लियर? ये पॉइंट समझ आया? हाँ. अच्छा, हाँ. अब अगर मैं इसकी ये बनाऊं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं, तो ये बताओ इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअली ये मैं नॉर्थ इनटू द प्लेन नहीं बना रहा हूँ। लेट से ये मैग्नेट जो रखा हुआ है, ये मैग्नेट ऊपर से देख रहे हैं हम। ये क्या है? एक टॉप व्यू मैंने बनाया है। ये क्या है? टॉप व्यू। मतलब सही है। नॉर्थ क्या होगा? ये होगा, और ईस्ट क्या होगा? ये होगा। समझ आया क्या? ये मैंने साइड व्यू नहीं क्या बनाया, टॉप व्यू बनाया हुआ। डन। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगी आपको? इस तरीके से दिखेगी। बात समझ आई क्या? इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखेगी सबको? हाँ. हाँ. टॉप से देख रहे हैं। अब ये बताओ कि इस टेबल पे मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आने वाला है? पूरी मैग्नेटिक फील्ड आएगी या अर्थ की कोई कंपोनेंट आएगा? ये टेबल है ना, तो टेबल कैसी है? हॉरिजॉन्टल टेबल है ना। तो बताओ यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट का कुछ काम आएगा क्या? अरे भाई, मैग्नेटिक नहीं. फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट तो ऐसे होगा ना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो काम आ पाएगा ना। हाँ. इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल टेबल है, बीवी किसी यूज का नहीं है।
BV सिर्फ क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स जनरेट करेगा, नो यूज। सिर्फ किसका काम आने वाला है, BH का काम आने वाला है। समझ आया क्या? अच्छा, अब बताओ BH को अगर कैंसिल करना है तो BH तो परपेंडिकुलर ही रहेगा नॉर्थ की तरफ। मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, थोड़ा डिफरेंस होता है बट एज पर द क्वेश्चन अगर हम सिमिलर मान लें तो इसका मतलब क्या है कि BH हमेशा किस तरफ होगी, नॉर्थ की तरफ होगी। तो इसका मतलब BH किस तरफ है, ये क्या है, BH। तो बताओ अगर मुझे कैंसिल करना है BH को, तो टॉप पे कैंसिल होगा या बॉटम पे कैंसिल होगा, मतलब अपवर्ड कैंसिल होगा या यहाँ वाला, Down. डाउन वाला कैंसिल कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या होगा, कोई तो एक ऐसा पॉइंट आता है ना जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाता है। तो हमने ये चीज डिस्कस की थी, बताया था कि कोई तो ऐसा स्पॉट आता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0. परपेंडिकुलर हो जाती है, एग्जैक्ट। सो बी ड्यू टू मैग्नेट इज परपेंडिकुलर। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये किसे कैंसिल कर देगी, BH को कैंसिल कर देगी और हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, मिल जाएगा हमें वो नल पॉइंट। डन। तो इसका मतलब हमें ये लोकेशन चाहिए क्या, कि यहां से ये जो नल पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पे है और किस थीटा पे है। क्वेश्चन समझ आया क्या, मीनिंग समझ आया कि क्वेश्चन में हम फाइंड आउट क्या करना ट्राई कर रहे हैं कि ये नल पॉइंट हमें एक रैंडमली नल पॉइंट चाहिए। डन। अब किसी को याद आ रहा है क्या कि 90 डिग्री जब मिलता है तब क्या रिलेशन होता है? आपको अगर याद नहीं है तो मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन आपको कराया हुआ था यहाँ पर डाइपोल में 90 डिग्री के लिए थीटा क्या आता है। चलिए मैं 1 मिनट में इसे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं ये कुछ है थीटा। डन। तो ये एंगल क्या हो जाता है, ये थीटा और ये एंगल अल्फा, याद आ रहा है। और हमें पता है टेन अल्फा कितना होता है, टेन थीटा बाई 2, वेयर थीटा प्लस अल्फा कैसे हैं, 90 डिग्री पे है। डन। तो टेन थीटा अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू Theta. टेन थीटा बाई 2। अभी ये क्या बन जाएगा, कॉट थीटा, मतलब 1/10 थीटा। तो इसका मतलब क्या होगा सॉल्व करके, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। मतलब टेन थीटा क्या आएगा, √2। तो ट्रायंगल बना सकते हैं हम, √2/1 ये कितना आ जाएगा, इसका मतलब √3। सो इसका मतलब कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 1/√3। साइन थीटा कितना आ जाएगा, √2/√. √2/√3। ठीक, कॉस थीटा साइन थीटा ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। अब हमें यही तो चाहिए होता है ना कि बी एट दिस पॉइंट इज बैलेंसेस द बी एच। क्लियर। सो बी मैग्नेट बैलेंसेस बी एच। और बी मैग्नेट कैसे निकालते हैं, याद है, के एम, याद आ रहा है कुछ, KM/R³ √1+3 1 plus 3 cos cos square. स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू BH। डन। और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख दो। सो K पता है, M पता है, R³ पता है, √1+3 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 का स्क्वायर। 1. सो मतलब क्या आने वाला है, कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 आने वाला है। डन। सो BH की वैल्यू कितनी आ गई,
km/r³ इंटू √2। अच्छा, ये थीटा मैंने ले लिया है, बट क्वेश्चन में थीटा किसे दिया है? डिप को दिया है। समझ आया डिप किस लिए दिया है? सो दैट यू कैन सॉल्व फॉर बी। देन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? BH cos थीटा। ठीक है, इसको थीटा डैश एग्जैक्टली हमें मानना चाहिए था, क्योंकि डिप एंगल हमें ये दिया है ना। सो कंफ्यूज ना हो, इसको थीटा के जगह कुछ मान लेते हैं क्या? बीटा। सो अगर बीटा ले लें यहाँ पर तो सारी चीज़ें यार बदल जाएंगी फिर तो। थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। ये बीटा हो गया, मतलब बीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री है। सो tan बीटा एग्जैक्टली हमने सॉल्व कर दिया है, क्योंकि डिप को नहीं बदल सकते इसलिए मैं इसे बदल रहा हूँ पूरा। सो cos बीटा की वैल्यू ये यहाँ पर आ गई थी। cos बीटा साइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके, तो ये पॉइंट था। यहाँ पर डिप हो जाएगा BH/cos थीटा। सॉल्व कर देंगे, cos थीटा के टर्म्स में हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब पॉइंट ये कि इतना बड़ा क्वेश्चन कराने का पर्पस क्या था? इस क्वेश्चन कराने का पर्पस था कि यार बहुत सारी चीज़ें आपको रिकॉल कराना, बहुत सारी चीज़ें। तो ये लास्ट के जो दो क्वेश्चन है, ये दो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं कि एक फ्रीली सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट को कैसे सॉल्व करना है और क्या केयर ध्यान देना है, कब बी भी यूज करना है, कब बी। अच्छा, BH कब यूज करेंगे? अगर क्वेश्चन कंपास का होता, याद है? फॉर कंपास रिलेटेड इक्वेशन बताओ, कंपास में टॉर्क कौन लगाएगा? BV लगा सकता है क्या कंपास में टॉर्क? नहीं। कंपास को टॉर्क कौन घुमाता है? BH लगाता है। ओके, सो फॉर कंपास रिलेटेड इक्वेशन ओनली BH is used। ये थोड़ा सा ध्यान देना, गलती नहीं करना। तो ये कंपास वाला पार्ट हो गया। और इस क्वेश्चन में हमने काफी सारी चीजें देखी कि एक मैग्नेट कैसे नलीफाई कर देता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बहुत कम होती है, 1 गॉस के अराउंड होती है। गॉस और टेस्ला में रिलेशन बताएं। 1 टेस्ला इज इक्वल टू हाउ मच गॉस? यार मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन बुक में से किए हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे गॉस और टेस्ला में रिलेशन। 1 टेस्ला is equal to 10 to the power 4 gauss, and Earth's magnetic field नियरली क्या होती है? B अप्रोक्सीमेटली होता है 1 गॉस और 10 to the power -4 टेस्ला। इतनी कम होती है B। वैसे यूजुअली गिवन होगी आपको हमेशा जो भी क्वेश्चन होगा, बट आपको थोड़ा एक आइडिया एटलीस्ट याद रखना है कि हाँ B की वैल्यू इतनी होती है। चलो यार, आज तो काफ़ी हो गई, काफ़ी सारा डिस्कशन हो गया। ऐसा करने का पर्पस था कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाए। तो इस चैप्टर के हमने 2 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी। तो मैग्नेटिज्म भी आने वाला है नेक्स्ट टेस्ट में, सो आप लोग ध्यान दें और कल के टेस्ट का अच्छे से प्रिपेयर करें। ओके ओके, देन बाय बाय एवरीवन। बाय सर। Bye, sir. बाय बाय एवरीवन।